जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 13वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? ए कहता है वे भद्र दिखते हैं इसलिए उनको सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाएगी। बी कहता है यह एक परंपरा है इसलिए। सी कहता है सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं इसलिए। और डी कहता है उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है इसलिए। आपको बताना है कि ग्रीष्मकाल में सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है। ऐसे प्रश्न कई बार आए हुए हैं, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। हाँ, सही उत्तर यह है कि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। आगे देखें, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, ए कहता है सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। बी कहता है ताप के अच्छे वितरक होते हैं। सी कहता है ताप के अच्छे शोषक होते हैं। और डी कहता है ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्या होगा सही उत्तर? ताप के अच्छे रोधक होते हैं इसलिए ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। मनुष्य आर्द्रता में परेशानी अनुभव करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? ए कम पसीना आना, बी अधिक पसीना आना, सी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। ए कहता है सामान्य जल से, बी कहता है गर्म जल से, सी कहता है ठंडे जल से और डी कहता है गर्म दूध से। तो वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो ठंडे जल से भरा हो। किससे भरा हो? जो ठंडे जल से भरा हो। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। यह किसका नियम है आपको बताना है। ए कहता है किरचॉफ का नियम है, बी कहता है ऊष्मागतिकी का नियम है, सी कहता है न्यूटन का शीतलन नियम है और डी कहता है स्टीफन का नियम है। तो यह नियम है किरचॉफ का। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है यह बताना है आपको। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। बताइए ये नियम किसका है? स्टीफन का नियम है। बिल्कुल सही उत्तर है ये। स्टीफन का विकिरण नियम जो ऊपर बात हो रही थी, उस नियम का सूत्र क्या है वह बताना है आपको। ए कहता है ई समानुपाते 1/T की घाते 4। बी कहता है ई समानुपाते T की घात 2। सी कहता है ई समानुपाते T की घात 4 और डी कहता है ई समानुपाते 1/T की घात 2। इसमें से स्टीफन का विकिरण नियम कौन सा है? तो अभी आपने सुना है कि जो ऊर्जा होती है वो परम ताप के क्या होती है। ऊपर देख लीजिए, ऊपर दिया है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप देखें इसमें कौन सा सही होगा। जी हाँ, परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती है। ई अनुपाते असमानुपाती T की घात 4 है ना। सी बिल्कुल सही उत्तर है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है।
यह किसका नियम है? ए. न्यूटन का शीतलन नियम, बी. ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, सी. किरचॉफ का नियम और डी. स्टीफन का विकिरण नियम। तो यह है न्यूटन का शीतलन नियम। किसका है? न्यूटन का शीतलन नियम है। आगे देखें, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ए. ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, तब लागू होता है। बी कहता है ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है। सी कहता है ताप में अंतर बहुत ज्यादा हो तब लागू होता है। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है न्यूटन का शीतलन नियम लागू कब होता है। हाँ, जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो तब न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट समय लेता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? ए. निश्चित नहीं है, बी. 10 मिनट से कम लेगा, सी. 10 मिनट से अधिक लेगा और डी कहता है 10 मिनट। तो देखिए, यह सही उत्तर है, 10 मिनट से अधिक समय लेगा। आगे चलिए, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस आपने देखा होगा, जिसमें गर्म वस्तुएं गर्म रहती हैं, ठंडी ठंडी रहती हैं, है ना। तो आपको बताना है कि उस थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है। ए. डीवार, बी. न्यूटन, सी. किरचॉफ और डी. स्टीफन। सही उत्तर आपको बताना है। हाँ, डीवार। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जा सकता है? ए. संवहन से, बी. चालन से, सी. विकिरण से और डी कहता है चालन, संवहन व विकिरण से। डी बिल्कुल सही उत्तर है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें क्यों चमकीली होती हैं? यह कई बार पूछा गया है। ए. चालन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, बी. विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, सी. संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों बनाई जाती हैं, चमकीली क्यों होती हैं। हाँ, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली बनाई जाती हैं। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि ए. उसमें आंतरिक तापन होता है, बी. उसमें गैस भरी होती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, सी. चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है और डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? ए. संवहन, बी. चालन, सी. विकिरण, डी. इनमें से सभी। तो सही उत्तर है विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। ए. विशिष्ट ऊष्मा, बी. गुप्त ऊष्मा, सी. जल तुल्यांक, डी. ऊष्माधारिता। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जो नीचे दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है। ए कहता है सीसा में, बी कहता है तांबा, सी कहता है कांच, डी कहता है जल। तो सही उत्तर है जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है ना। आगे, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि ए.
जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है, इसलिए बी कहता है समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण। सी कहता है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होती है, इसलिए। और डी कहता है पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा गर्मी के दिनों में मोटर गाड़ी जो होती है, बार बार उसके रेडिएटर में पानी डाला जाता है ताकि वो ठंडा रहे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए। बी, पानी कम ताप पर मिलता है, इसलिए। सी कहता है पानी सस्ता होता है, इसलिए। और डी कहता है पानी का घनत्व कम होता है, इसलिए पानी का व्यवहार किया जाता है। तो सही उत्तर इसका है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? आईएएस का प्रश्न है ये। ए, अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। बी, तुषार मुक्त प्रशीतित्रों में। और सी कहता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। डी कहता है पनडुब्बी नोदन में। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ए, -0 डिग्री सेल्सियस। बी, -20 डिग्री सेल्सियस। सी, -100 डिग्री सेल्सियस। और डी, -196 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। जी हाँ, -196 डिग्री सेल्सियस पर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं दूरमित में। बी कहता है शल्यकर्म, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। सी कहता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में। डी कहता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमित में। आपको बताना है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ होता है। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमित में न्यून तापमानों का अनुप्रयोग किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? यानी कोई ठोस पदार्थ है, वह द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? यह भी पूछा गया है कई बार। ए, बहुलीकरण कहते हैं। बी, आसवन कहते हैं। सी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। डी, क्वथन कहते हैं। इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस क्रिया को। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट पदार्थ हैं, यानी ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन है? आपको बताना है। ए कहता है नेफ्थलीन, बी कहता है कपूर, सी कहता है अमोनियम क्लोराइड, डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें ऊर्ध्वपातज पदार्थ नेफ्थलीन भी है, कपूर भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, मतलब उपर्युक्त सभी। ये जो पदार्थ होते हैं यह ठोस होते हैं और सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, द्रव में नहीं बदलते, इसीलिए इनको ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है। ए, वाष्पन। बी, गलनांक। सी, क्वथनांक। डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आपको बताना है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है, यानी जब ठोस द्रव में किस ताप पर बदलता है, जिस ताप पर बदलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? ए, द्रवणांक। बी, गलनांक। सी, क्वथनांक। और डी, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है क्वथनांक, है ना। कोई भी जो द्रव होता है वो अपने क्वथनांक पर क्वथनांक की ऊष्मा पाकर ही वाष्प में बदलता है ना। तो सी बिल्कुल सही उत्तर है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूछा गया है कई बार। कोई शुद्ध पदार्थ है, उसमें कोई अन्य पदार्थ आप जब मिला देते हैं तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए कहता है अपरिवर्तित रहता है, बी कहता है कि गलनांक घट जाता है, सी कहता है गलनांक बढ़ जाता है, डी कहता है पहले बढ़ता है फिर घटता है। आप बताइए इसमें से सही क्या है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पे प्रभाव ये पड़ता है कि गलनांक घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं, वो आपको बताना है। ए कहता है निम्न होते हैं, बी कहता है बराबर होते हैं, सी कहता है उच्च होते हैं और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। ए क्वथन, बी वाष्पन, सी गलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, वाष्पन बिल्कुल सही है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। ए गलन, बी क्वथन, सी वाष्पन और डी इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। क्या कहते हैं, गलन। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।